विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक नई क्लास पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं आशुलिपि की क्लास या कहेंगे शॉर्ट हैंड की क्लास। तो जो भी शॉर्ट हैंड पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं तो आशुलिपि का महत्व तो जानते ही होंगे। इसके आगे ही हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आशुलिपि होता क्या है। तो आशु का मतलब होता है शीघ्र और लिपि का मतलब होता है लेखन, जिसे हम द्रुत लेखन भी बोल देते हैं, क्योंकि द्रुत का मतलब भी हमारा होता है शीघ्रता से लिखना। तो जब हमें शीघ्रता से लिखने की आवश्यकता होती है कि हम कितनी गति से हम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें आशुलिपि को सीखना या शॉर्ट हैंड को सीखना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आशुलिपि क्या है। तो हमारी जो आशुलिपि है वो हमारी एक वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, बस इसको हम शीघ्रता से लिख सकते हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता हुई। तो हमारी ज्योमेट्रीय रेखाओं पर आधारित किस प्रकार से है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और हमारी जो ज्योमेट्रीय रेखाएं होती हैं उसमें क्या होती है, बिंदु होता है, डैश है, वृत्त है, अर्धवृत्त है। अब उस अर्धवृत्त को हम इस तरीके से या इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा हुक जो है वो हम किस प्रकार से, हुक होता है आंकड़ा, इस तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि हमारे पास इसी में ही हमारी सरल रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र रेखा इस तरीके से भी हो सकती है। तो हमारी ये पूरी आशुलिपि ज्योमेट्रीय रेखाओं पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से देवनागरी लिपि में हम स्वर सीखते हैं ए आ ई, लेकिन आशुलिपि में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, व्यंजन सीखते हैं। और व्यंजन में भी कहाँ से शुरू करते हैं, स्पर्श व्यंजन से। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारी जिह्वा पूरे मुख को स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो कौन से होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और मैंने बताया कि आशुलिपि जो है वो ज्योमेट्रीय रेखाओं पर आधारित है। तो हम इनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को ज्योमेट्रीय रेखाओं से ही सीखेंगे। तो हमारे पास ये एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ही हमारे स्पर्श व्यंजन भी हैं। वैसे तो पूरी आशुलिपि ही हमारी वृत्त के अंदर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कवर्ग में क्या आता है, का, ख, ग, घ। तो साथ में ही हम ये भी कहेंगे कि ये ध्वनि पर आधारित है। इसे बोलते हैं फोनोग्राफी, कि जैसे हमारी ध्वनि निकलेगी उसी आधार पर इसके व्यंजन भी निर्धारित हो जाएंगे, उसकी रेखाएं निर्धारित हो जाएंगी। तो हमने कवर्ग में सबसे पहले क पढ़ा, यहां से क आ गया। अब उसको बनाएंगे किस तरीके से, ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये लाइन है जो कि हमारी नोटबुक की लाइन होती हैं। इसमें सबसे पहले क है, तो उसे हम ऑन द लाइन, मतलब लाइन पर जिस प्रकार से बोला जा रहा है क, तो लाइन पर हम इसे हल्का लिख देते हैं क। मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ, समझिए कि वो हमें लाइन पर लिखना है का, ठीक है। उसके बाद इसी आउटलाइन को जब हम बोलते हैं ख, तो थोड़ी जब ध्वनि में परिवर्तन आया तो इसे हम हल्का बनाएंगे और इस हल्के को हम बीच से हल्का सा काट देते हैं, तो वो ध्वनि होती है हमारी ख की, का, और उसके बाद ख। उसके बाद क्या आता है, गा। तो जब हमारी ध्वनि भारी हुई, आवाज मोटी हुई, तो आउटलाइन भी हमारी गहरी हो जाएगी, गा। मतलब इस तरीके से खा, यहां मैं दोबारा से बनाती हूं, का, खा, गा और उसके बाद घ।
तो का, खा, गा, घा, ये हमारा कवर्ग हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि चवर्ग क्या है। तो यहाँ पर 60 डिग्री पर हम इसे बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ 60 अंश पे। तो यहां से हमने चा, उसके बाद आवाज भारी हुई छा, फिर उससे भारी आवाज होने पर जा, और फिर झा। इस तरीके से पहले हमने सीखा का, खा, गा, घा, उसके बाद चवर्ग सीखा तो चा, छा, जा, झा। देखिए, आशुलिपि में लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का तो ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब विशेष ध्यान रखना है हमें हल्का और गहरा। जो हमारी इसकी रेखाएं बनती हैं, आशुलिपि की जो आउटलाइन बनती हैं, उनको हमें कब हल्का और कब गहरा लिखना है। तो मैंने बताया है कि ये ध्वनि पर आधारित है। तो जैसी हमारी ध्वनि निकलती है उसी प्रकार से हमारी व्यंजन रेखा का गहरा और हल्का होना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले जब कवर्ग सीख रहे हैं, तो का जब हल्की ध्वनि है तो हल्की तरीके से ही हमें इसे लिखना होगा। और कहाँ लिखना होगा? क्योंकि जब भी व्यंजन रेखा लिखी जाती है, जैसे हमने कोई भी हमारा व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता, तो हमने लिखा कै, तो इसके साथ हमारा ए लिखा हुआ है। क्योंकि अगर का है तो ये तो सिर्फ हमारा व्यंजन है, इसके साथ ए आने पर ही हमारा ये यहाँ से हलंत हटेगा और ये हमारा पूरा कै माना जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल ये व्यंजन लगने से, हलंत लगने से का पूरा नहीं है। तो जब पूरा नहीं है तो नहीं माना जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो ए जरूर होगा। इसलिए हमें इसे लाइन के ऊपर ही लिखना होगा, अर्थात इसमें हमारे प्लेस होंगे, तो प्लेस के आधार पर ये हमें लाइन पे लिखना आवश्यक है। उसके बाद हम जब खा बोलते हैं तो जैसे खरखराहट उसमें आती है, तो उसी प्रकार से हम इस आउटलाइन में बीच से काट देते हैं। फिर आवाज गहरी होगी, गा, भारी हुई तो हमारा व्यंजन भी भारी हो गया। उसके बाद भारी के साथ फिर खरखराहट आएगी तो उसको हम कर देंगे घा। अब इस प्रकार से ये आउटलाइन समझ में आ गई होगी कि क्या हल्का और क्या गहरा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। एक हमारी शॉर्ट हैंड की कॉपी होगी, शॉर्ट हैंड की नोटबुक अलग आती है, तो उस नोटबुक में हमें इसकी लंबाई, व्यंजन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके जो नियम है इसको लास्ट तक हमें फॉलो करना होता है। तो इसके लिए हमें 3/4 व्यंजन रेखा की लंबाई होनी चाहिए। जैसे हमने का लिखा तो ये हमारी व्यंजन रेखा की लंबाई होनी चाहिए यहाँ से यहाँ, उस नोटबुक के आधार पर। अब क्या है कि हमने चवर्ग लिखा तो हम यहाँ लिख रहे हैं चा, छ, ज और झ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं दिशा। दिशा का मतलब है कि कौन सी व्यंजन रेखा किधर से किधर की तरफ लिखनी है। क्योंकि कुछ व्यंजन रेखाएं हमारी बाएं से दाएं लिखी जाएंगी, कुछ हमारी व्यंजन रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाएंगी, कुछ व्यंजन रेखाएं हमारी नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाएंगी। तो जैसे हमने कवर्ग सीखा था, तो कवर्ग में क्या है कि हमारी बाएं से दाएं की तरफ ये व्यंजन रेखा बनाई जाती है। जैसे मैंने ये एरो बनाया है ना, तो हमें बाएं से दाएं की तरफ, जैसे हमने का, खा, गा और घा। इसी प्रकार से हमने सीखा चवर्ग। तो चवर्ग में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इस प्रकार से जो एरो बना हुआ है हमारा, इस प्रकार से चा, छा, जा और झ। ठीक, अब हम देखते हैं कि कवर्ग के बाद चवर्ग और चवर्ग के बाद हमारा टवर्ग आता है। तो टवर्ग में भी हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ टा, ठा, डा और ढा। लंबाई हमारी निर्धारित हो गई, दिशा हमारी निर्धारित हो गई, और जैसे जैसे व्यंजन हम सीखेंगे उसमें हम दिशाएं
बताते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि इसका कोण कितना होना चाहिए, किस व्यंजन का कोण कितना होना चाहिए, कोण का विशेष ध्यान रखना है, तभी हम व्यंजन रेखा को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कोण है तो कौन सी व्यंजन रेखा कितने कोण पर बनेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा अभी मैंने कवर्ग बताया तो वो समतल रेखा है हमारी। उसके बाद जैसे चवर्ग रेखा है तो चवर्ग हमारी 60 डिग्री पर बनाए जाते हैं। जैसे हमारी लाइन है और उसको हम चवर्ग, और दिशा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद हम मान लीजिए टवर्ग सीख रहे हैं तो टवर्ग रेखा हमारी जो बनेगी वो 90 पर बनेगी। इसके बाद हमारी पवर्ग और जो वक्र रेखाएं हैं ताथा दाधा, वो वक्र रेखाएं हैं, उनका है कि ऊपर और नीचे से हल्की और बीच से वो हमें भारी करनी होती है। तो जैसे जैसे व्यंजन रेखाएं सिखाऊंगी उसी प्रकार से उसके लंबाई, दिशा, कोण साथ की साथ बताती चली जाऊंगी। तो कौन सी ऊर्ध्वमुखी है और कौन सी अधोमुखी है, मतलब कि डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जिन लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं और अच्छा आपको समझा सकूं। और जो भी लोग मेरे इस क्लास से जुड़े वो मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए